उनको कोई भी पार्टी विकल्प के रूप में नहीं दिखती? क्यों वो ऐसा सोचते हैं? ये बड़ा सवाल है भारत जैसे देश में नोटा बटन को जो चुनना। क्योंकि सोचिए, क्या हमारे पास वाकई किस जनता को ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई पार्टी नहीं है जिसे हम वोट दें? प्रिया, चाहे कोई भी हो, किसी भी उम्र के वर्ग का हो, चाहे मैं हूँ, आप हैं, तो अगर मान लीजिए हम मत वोटिंग पड़ रही है और हम जा रहे हैं मतदान करने, लेकिन हमें कोई प्रत्याशी समझ ही में नहीं आ रहा, कोई उम्मीदवार ही नहीं समझ में आ रहा कि हम इसको वोट दें, हमारे कुछ खास काम नहीं आने वाला। कोई खास काम इन्होंने, मान लीजिए कोई पिछली सरकार चल रही है तो उन्होंने ये काम ही नहीं किया, ज्यादा नहीं आ रही है, बोल तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन करने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो उस कंडीशन में मुझे लगता है मतदाता किसी ऐसे को वोट देना जहां उस वोट का कोई मतलब ही ना हो, तो वहां नोटा जैसे ऑप्शन को इस्तेमाल करता है और इससे गोपनीयता भी बनी रहती है मतदाता की। क्योंकि चूंकि पहले ऐसा होता था कि कुछ फॉर्म वगैरह पेपर पे साइन होता था तो उसपे गोपनीयता भंग होने की आशंका रहती थी, लेकिन इसमें प्रत्याशी की गोपनीयता पूरी तरीके से बनाई रखी जाती है, जिसके तहत नोटा इस्तेमाल अब बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ क्यों रहा है? ये कहीं ना कहीं जो पार्टी है, जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, जो लड़ रहे हैं, मैदान में है, वादे कर रहे हैं, उनको भी ये सोचना बहुत बड़ा विषय बन जाता है उनके लिए भी कि वो जो काम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, क्या उसका फायदा, क्या जनता उसके समर्थन में है, क्या जनता को वो पसंद आ भी रहा है? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल जो है प्रिया वहीं की ओर इशारा करता है। चूंकि हम भी हैं, अगर हम कहीं जाते हैं, हमें कोई प्रत्याशी नहीं समझ में आया तो हमने नोटा का इस्तेमाल कोई भी करेगा, तो मतलब तो यही है कि कोई प्रत्याशी समझ ही में नहीं आ रहा, भाई कौन क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, बोल तो बहुत कुछ रहा है, पिछली सरकार चली गई उसने भी कुछ नहीं किया। तो नोटा जैसी चीज लाना कहीं ना कहीं एक तरीके से सही भी है, और अगर ये संख्या में बढ़ जाता है तो ये चुनावों पर असर भी डाल सकता है। हालांकि बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि इसका असर चुनावों के परिणामों पर पड़े, लेकिन हाँ ये है कि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि धीमी गति में ये डाल जरूर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि नोटा का प्रभाव देखिए देखा गया है, रिसर्च बताते हैं, इतिहास बताता है, चाहे 2015 के चुनाव की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव की बात हो, इस तरीके के बहुत सारे आंकड़े हमारे पास हैं जो ये बता चुके हैं कि जो है नोटा धीमी गति पर असर तो जरूर डालता है। लेकिन सोचिए इस देश में कितनी बड़ी बात है कि मतदाता अपने घर से निकलता है। पहली बात तो जब विधानसभा चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव आते हैं, तो पहले तो प्रमोशन चलता है, जागरूकता का अभियान चलता है कि मतदाता अपने घर से निकले, वोट डाले, ताकि जो है देश को एक अच्छा नेतृत्व मिले। लेकिन ज्योति सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक मतदाता अपने घर से निकलता है, वो भी इस मोटिव से कि वो किसी पार्टी को वोट नहीं देगा, बल्कि वो नोटा का बटन दबाएगा और बताएगा कि हमारे क्षेत्र में जो विकल्प है वो विकल्प ही ठीक नहीं है। तो आखिर आपको क्या लगता है, क्या पार्टीज को नेतृत्व, जो पार्टीज जिसके हाथों में नेतृत्व देना चाहती है कुछ क्षेत्रों में, क्या वहां गलत करती हैं, गलत नेतृत्व को चुनती हैं कि उस क्षेत्र में जाकर जो है एक मतदाता को उतनी ही मेहनत करके केवल नोटा का बटन दबाने जाना पड़ता है? नेतृत्व की कितनी कमी है, अच्छे नेतृत्व की इलाकों में, कुछ क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो बिल्कुल सही बात है प्रिया, पार्टी को ये देखना तो जरूरी है ही, लेकिन पार्टी अपने समीकरण बैठाकर किसी भी प्रत्याशी को मैदान में उतारती है, चाहे वो जाति समीकरण हो, चाहे वो कोई और समीकरण हो, काम को लेकर हो कि हाँ पिछले चुनावों में बहुत बढ़िया जीत दर्ज की थी इस प्रत्याशी ने, तो इस बार भी ये प्रत्याशी अच्छा प्रदर्शन करेगा। और कई कई जगह काम प्रत्याशी करते भी हैं, नाम ऐसा हो जाता है कि लोग उनके नाम के सिवा किसी और को देखना ही नहीं चाहते। तो ये पार्टी के ऊपर भी अपना बहुत बड़ा दायित्व है कि अगर वो अपने पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी छवि धूमिल ना हो, तो जो भी प्रत्याशी हो, जो भी उम्मीदवार हो, जिसको भी टिकट मिलता है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वो जनता के मन में। नमस्कार, स्वागत है आपका देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आपके साथ चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करना या चुनाव से पहले हर मतदाता के पास जाकर बताना कि हमने ये काम किया है, ये काम हम और आगे करेंगे, इससे काम चलता नहीं है। बिहार में भी नोटा इसीलिए बहुत ज्यादा प्रचलन में है और बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है,
और जिस तरह से हमने पिछले नोटा तो एक है ही है प्रिया, लेकिन पिछले जो अभी 11 तारीख को वोटिंग हुई सेकंड फेज की, नमस्कार, तो उसमें कई जगह से ये भी खबरें आई कि वोट का बहिष्कार भी किया। बिल्कुल, मतदाता वोट करने गया ही नहीं, मतदाता वहाँ सड़क नहीं मिली। तो एक तो है नोटा और दूसरा है वोट का बहिष्कार। तो ये खबरें जब सामने आती हैं तो लगता है कि वाकई जो विकास के दावे होते हैं, विकास के वादे होते हैं, वो कहीं ना कहीं अब भी उनमें सरकारें हो, विपक्ष हो जो पहले आ चुकी हो, वो कहीं ना कहीं अभी पीछे रह गई हैं, जिसकी वजह से ये सब खबरें सामने आ रही हैं। और नोटा जैसे शब्द का इस्तेमाल ज्यादा वोटिंग के बाद होना कहीं ना कहीं अब प्रत्याशियों के मन में डर तो पैदा करता है कि वही कल खेल ही ना बिगड़ जाए। बिल्कुल, एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो एकदम उलट ना हो जाए। तो जब तक कल जो है परिणाम आना शुरू नहीं होंगे, जैसे जैसे रुझान आएंगे वैसे वैसे दिल थाम कर जनता भी बैठेगी और हर वो प्रत्याशी भी बैठेगा जिसने चुनाव लड़ा। बिल्कुल, मतदान के बहिष्कार का भी जो मुद्दा आपने उठाया वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखा जाए तो बिहार में जिस तरीके से वोट की प्रतिशत, यानी कि लोग घरों से निकले वोटिंग, क्योंकि पहले जो फेज का चुनाव था वो बहुत धीमा रहा, 60% और 62% के आसपास जो है वोटिंग का प्रतिशत रहा, लेकिन सेकेंड फेज में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया और किशनगंज एक ऐसा क्षेत्र बना जहां पर सबसे ज्यादा मतदाता अपने घरों से निकले और मतदान डालते नजर आए। इसी बीच कई जगह कई झड़प भी नजर आई, कई जगह वोटों का बहिष्कार हुआ, कहीं विकास के हुआ, कहीं शिक्षा के नाम पर हुआ। तो ये वो मुद्दे भी छोड़ गया जो बिहार के चुनाव में कभी उठाए ही नहीं गए थे। सड़क के बारे में बात करते हुए कितने लोग दिखे ज्योति, ठीक है, शिक्षा के बारे में कितने लोग बात करते हुए दिखे। तेजस्वी यादव आए जिन्होंने ये बोला कि मैं हर घर में नौकरी दूंगा, लेकिन जो नौकरी का जो उन्होंने वादा किया वो भी बहुत ही हवाई लगा, क्योंकि जिस बजट में वो हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं उस बजट में तो केंद्र सरकार केवल सरकार को दे पाएगी, कैसे वो जो है पूरे बिहार को चलाएंगे और कैसे हर घर में नौकरी देंगे, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार की जनता का जो मुद्दा है वो इन सारी चीजों से निकल है। जब वोट पड़ते हैं तब जनता बताती है कि भाई हमारे क्षेत्र में ये जनप्रतिनिधि आया, उसने ये काम का वादा किया और ये काम पूरा नहीं हुआ, तो हम किस बेसिस पे जाके जो है वोट देंगे। ऐसे ही कई वायरल वीडियो भी ज्योति सामने आई जहां कुछ महिलाएं जो है भाजपा विधायक के लिए या किसी विधायक के लिए वोट मांगने गई और उनसे जब लोगों ने सवाल किया भाई विधायक का तो हमें यहाँ पे चेहरा तक नहीं दिखाई दिया, तो हम किस आधार पर वोट करें। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी समस्या केवल बिहार में ही देखने को मिलती है या फिर और क्षेत्रों में भी दिखती है कि जनप्रतिनिधि तो चुन लिया जाता है लेकिन जनप्रतिनिधि चुनने के बाद अपना चेहरा नहीं दिखाता है क्षेत्र की जनता को? केवल प्रिया मेरी समझ से बिहार की ही समस्या नहीं है, ये हर क्षेत्र की समस्या है। बिल्कुल, क्योंकि मतदान के बहिष्कार की, वोटिंग के बहिष्कार की खबरें सिर्फ बिहार से ही नहीं आई। जहां जहां मतदान हुआ आज तक, बिल्कुल, वहां से कई जगह ऐसी दिखी या कुछ जगह ऐसी दिखी जहां बहिष्कार की खबरें सामने आई। तो इसको एकदम नील तो नहीं कहा जा सकता है, तो ये हर जगह है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन है। और इस पे सोचने का काम हर उस प्रतिनिधि का है, हर उस प्रत्याशी का है और हर उस पार्टी का है जो चुनाव से पहले लुभावने वादे करती तो है और उसमें से कुछ हद तक पूरा भी कर देती है, बिल्कुल, लेकिन 100% पूरा होना पॉसिबल नहीं दिखता है। अब जैसे कि आपने तेजस्वी की ही बात कही, हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की बात रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर हम आंकड़े देखें, बिहार का बजट देखें, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी हो। और अगर बिहार जैसे क्षेत्र में हो सकती है तो फिर बाकी जगह तो नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर तेजस्वी जीते और उन्होंने ये कर दिखाया तो ये हर राज्य के लिए, हर देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि जब बिहार जैसी जगह जहाँ का बजट ही इतना नहीं है, वहाँ अगर हर घर में सरकारी नौकरी है तो फिर बाकी जगह भी होनी चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं जो एनडीए है, एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं घबराहट जरूर होगी या होनी चाहिए कि अगर ये जीत गए और कर दिखाया तब तो जनता हमसे सवाल करेगी बिल्कुल, कि अब तक आप कहाँ थे, आपने क्यों नहीं किया। और क्या, ये बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल बड़े खड़े करती हैं। अब चलते हैं कल की काउंटिंग की ओर। कुछ ही घंटे बचे हैं, 24 घंटे के बाद जो है मुझे लगता है स्थिति बहुत साफ होने लगेगी। जैसे एग्जिट पोल में ज्योति दावा किया जा रहा है कि एनडीए सरकार बनेगी, 243 में से कम 17 एजेंसियों ने जो वोट एग्जिट पोल्स अपने दिए उसमें ये दावा किया जा रहा है 243 विधानसभा सीटें
सीटों में से कम 160 से ज्यादा सीटें तो एनडीए के खाते में जाएंगी। तो ये इस तरीके से माहौल जो है अभी बिहार में अगर एग्जिट पोल्स के नजरिए से देखें तो ये बन चुका है कि एनडीए सरकार यानी नीतीश और मोदी की जोड़ी दोबारा आ रही है। ऐसे में महागठबंधन की बात कर ली जाए तो तेजस्वी यादव ने ये बयान भी दिया है कि देखिए एग्जिट पोल्स को हम नहीं मानते, हम मानते हैं रिजल्ट को, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम ये मानेंगे। उन्होंने ये दावा भी किया कि बीजेपी और जो है जेडीयू और ये एनडीए सरकार जो है वो बौखलाई हुई है, बहुत डरी हुई है, इस तरीके के एग्जिट पोल्स निकाल रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि मतदान पूरा नहीं हुआ था और उससे पहले ही एग्जिट पोल्स आ गए। लेकिन अब ऐसा भी हो रहा है क्योंकि अभी ज्योति खबर आई है कि बयान आया है आरजेडी एमएलसी ये जो है उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर मतगणना में कोई भी गड़बड़ी हुई, रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी हुई तो बिहार में नेपाल जैसा हाल बना देंगे, जनता जो है प्रदर्शन पर उतर आएगी। तो क्या लगता है आपको, आरजेडी भी कहीं ना कहीं डरी हुई नजर आ रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ये मिजान बनाया जा रहा है कि फिर से वही मुद्दा विपक्ष का उठाएंगे, ईवीएम में गड़बड़ी करी गई और इस तरीके का अगर कोई रिजल्ट जो है उनके खेमे में नहीं आता तो प्रदर्शन की पहले से ही तैयारी अंदर खाने ने कर रखी? क्या लगता है आपको? प्रिया, आपको लोकसभा चुनाव याद होगा, बिल्कुल उसके परिणाम याद होंगे। बिल्कुल एग्जिट पोल उसमें भी दिखाए गए थे एनडीए को बम्पर जीत। एनडीए का हर नेता मतदान के दौरान या मतदान से पहले ये कह रहा था कि अब की बार 400 पार। लेकिन भाजपा अपने दम पे बहुमत हासिल नहीं कर सकी, जिसके साथ उसको नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करना पड़ा और सत्ता पर काबिज हुई। तो एग्जिट पोल पे पूरी तरीके से भरोसा कर लेना ये भी कहीं ना कहीं एक भ्रम पैदा करता है, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल सही भी साबित हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम अभी हाल ही के चुनावों में एग्जिट पोल की गणना करें, उसकी तुलना करें तब में और आज में, तो अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। एग्जिट पोल एकदम धरे के धरे रह गए थे। मतलब जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के शाहपुरी इलाके में पेंशन वितरण संबंधी समस्याओं को लेकर स्थानीय लोग धांधली हुई है। तो फिर अगर सत्ता को, बीजेपी को, एनडीए को गड़बड़ी करवानी ही थी तो फिर लोकसभा चुनावों में भी करवा सकते थे। तब क्यों नहीं कराई? तब क्यों नहीं अपने बहुमत से वो आए? तो ये सब तो फिजूल की बातें हैं प्रिया, चूंकि चुनाव आयोग बार बार ये कह चुका है कि सब कुछ जो है वो निष्पक्षता से होता है, पूरे कायदे कानून से होता है, इसमें कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं होती, कोई भी ऐसा वोट डबल नहीं किया जाता है। बिल्कुल जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि अगर हार जाओ तो चिल्लाओ, संवाददाता सौरभ दत्ता। बिल्कुल ऐसा जो है ये बीजेपी के भी कुछ लोग जो है या फिर एनडीए सरकार के लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि जब महागठबंधन जीतता है तब तो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाता, विपक्ष कभी ईवीएम पर तब सवाल नहीं उठाता जब वो जहां से जीतता है, वो तभी ईवीएम पर सवाल उठाता है जहां से हारता है। तो ये भी मुझे लगता है दो पक्षीय मामला हो जाता है। ये जो है दोहरा मामला जो है दिखाता है विपक्ष, चाहे महागठबंधन की बात कर ले। वही जो होती है एक मजेदार किस्सा भी जो है शुरू हो जाता है जब भी राजनीति होती है, पोस्टर वार। तो अब जहां बिहार में टाइगर जिंदा है के पोस्टर लग रहे हैं और नीतीश कुमार की तस्वीरें लग रही हैं, वहीं अखिलेश यादव की तरफ से भी जो है उनकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं, अलविदा चचा। तो सोचिए कि किस तरीके का जो है ये नया ट्रेंड भी पोस्टर वार का शुरू हो चुका है कि अब जब सामने आकर बयानबाजी नहीं दी जाती तो अब पोस्टरों के जरिए जो है इस तरीके की चीजें जो है सामने आ रही है। एग्जिट पोल्स के दावों का हालांकि कोई भी पूर्ण पेमेंट करेंगे सही ही होंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि ये भी जो है कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पहले से ही जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर ली है, पहले से ही जो कुछ क्षेत्रों में लड्डुओं की तैयारी हो गई है, जश्न की तैयारी हो गई है। तो क्या लगता है कि क्या बीजेपी वाले भी एग्जिट पोल्स को लेकर जो है बहुत अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो डाल चुके हैं खुद के अंदर, जो इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं? तो क्या लगता है कि एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते क्या ये सब्र रखना चाहिए कि नतीजे आने से पहले किसी भी तरीके की इस तरीके की चीजों को आगे जो है नहीं बढ़ाना चाहिए? क्योंकि जब परिणाम आते हैं और अगर परिणाम उल्टे आते हैं तो फिर इसका असर जो है विपक्षी पार्टी को भी बहुत मिलता है, वो भी इस चीज को लेकर बहुत कहते हैं कि देखिए एग्जिट पोल्स गलत निकले, बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो कैसे गरिमा जो है वो बनाई जानी चाहिए जीत और हार से पहले? क्या ये लड्डुओं वाली बात तो बिल्कुल सही है। हमारे पास कई खबरें ऐसी आई हैं जहां
ये कहा जा रहा है कि लड्डुओं के बनने का ऑर्डर दे दिया गया है कल के लिए। तो ये तो अति आत्मविश्वास तो है ही ये कि बोला है तो हम जीतेंगे जरूर। हमें जनता का अच्छा समर्थन मिला, रैलियों में, जनसभाओं में काफी भीड़ थी, जनता का पूरा सहयोग था और जो हमने वादे किए हैं हम बिल्कुल जीतेंगे। एक तो होता है आत्मविश्वास कि हाँ हमने काम अच्छे किए, पूरा भरोसा है हम जीतेंगे। और ये जो लड्डुओं का ऑर्डर अभी से दे देना और सब कुछ तैयारी कर लेना, ये होता है अति आत्मविश्वास। तो ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजे आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास दोनों को एकदम ट्रांसपेरेंट कर देंगे कल कि क्या होने वाला है और क्या होगा, क्या सोच रहे हैं, क्या हो जाएगा। हो सकता है सही भी हो जाए, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ ये है कि अति आत्मविश्वास किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। और की जो आपने बात कही, तो अखिलेश यादव बिहार में भी पोस्टर वॉर चला रहे हैं, यूपी में भी पोस्टर वॉर चला चुके हैं, 2027 के लिए वो खुद को पहले से ही सीएम घोषित कर चुके हैं। तो ये उनका भी अति आत्मविश्वास एकदम चरम सीमा पर है कि जो चुनाव अभी शुरू ही नहीं हुए, जिनकी तारीखें ही नहीं आई, समय ही नहीं आया, अभी से खुद को 2027 का बादशाह घोषित कर देना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास को तो दिखाता है। और अखिलेश, प्रिया, मुझे लगता है चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बीजेपी का कोई भी नेता हो, राजनीति ऐसी चीज है कि इसमें वार तो चलेगा। आप बीजेपी सत्ता में हो, कोई और पार्टी सत्ता में हो, कोई भी विपक्ष में बैठेगा उंगली तो जरूर उठाएगा, क्योंकि उसके पास ये मौका है, ये गोल्डन चांस होता है बोलने का। लेकिन हाँ ये है कि गरिमा दोनों तरफ से बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसको क्या बोल रहे हैं और खासकर हम जनता से क्या बोल रहे हैं। विपक्ष और पक्ष तो छोड़ दीजिए, हम जनता से क्या वादा कर रहे हैं, उसे हम किस हद तक पूरा कर पाएंगे, ये सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि जनता भी आज के समय में बेवकूफ नहीं रह गई है, वो सब जानती है, बहुत अच्छे से जानती है कि जो बोल रहा है, नाप तौल के देखती है कि बोल रहा है उसका होगा क्या, कितना पूरा कर पाएगा। तो खासकर युवा वोटर, अब संख्या बढ़ती जा रही है, पहली बार बिहार में कई लोगों ने वोट किया होगा जो पहले वोटर होंगे। तो अब वो समय चला गया जब एक पार्टी को आदमी पकड़े रहता था और उसी को भरोसा रखता था। लेकिन अब आदमी सोचता है कि 5 साल इनको देखें, काम अच्छा करेंगे तो ठीक है, वरना बदल देंगे। बिल्कुल, ये कई बड़े सवाल हैं। साथ ही साथ ज्योति, एक और भी बात है जो कल रिजल्ट के साथ सबके मन में जो है वो घर कर रही होगी, बिहार की जनता, देश की जनता सोच रही होगी, क्या एक बार फिर से अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश कुमार ही चेहरा बनेंगे, सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे, या कुछ अप्रत्याशित हो सकता है? क्या कोई नया? देखिए, एक बात तो साफ है कि अगर विपक्ष जीतता है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे पूरी तरीके से क्लियरिटी के साथ। हालांकि पूरे प्रचार में एनडीए ने, बीजेपी ने, जेडीयू ने ये कहीं भी जिक्र नहीं किया कि अगर जीत होती है तो नीतीश कुमार ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जैसे ही मतदान हो जाता है, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, नीतीश कुमार जो है निकल पड़ते हैं मंदिरों की ओर, मजार की ओर, गुरुद्वारे को और लगातार वो दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं प्रभु का कि किस तरीके से जो है उनकी पार्टी जीते। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार की कुछ ऐसी वीडियोस सामने आई हैं जहां पर विपक्ष ने बहुत साफ तौर पर ये तक कह दिया है कि उनकी मानसिक स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही, अब वो पहले जितने जो है बहुत सिंसियर नहीं लगते हैं, चाहे वो कोई चुनावी सभा हो, चाहे वो बड़ी बैठकें हों, या फिर वो वंदे मातरम गाते गाते जो है, वंदे मातरम हो गया, राष्ट्रगान हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसे गाते गाते जो है अपने हाथ पैर हिलाते हैं और किसी तरीके से जो है चीजों को ऐसा बनाते हैं जैसे उनकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं। तो क्या लगता है, ये नीतीश कुमार का मतदान के बाद बाहर निकलना, भगवान के लिए दर्शन करने जाना, पार्टी की जीत के लिए दुआएं मांगना, क्या लगता है बिहार में फिर से नीतीश सरकार ही बनेगी? प्रिया, सबसे पहले तो आप 2 उम्र के वर्गों को देख लीजिए। एक मतदाता है 40 से 50 साल का, एक है 20 से 30 साल के बीच का। दोनों मतदाताओं की सोच एकदम अलग है। जो 40 से 50 साल के बीच का मतदाता है वो सोचता है कि ये पुराने हैं, काफी समय से काम करते आ रहे हैं, अब उम्र हो रही है, लेकिन जो पिछले काम किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। तो कई ऐसे बिहार में कई जिले में ऐसे मतदाता दिखे जिन्होंने कहा कि नीतीश पर ही भरोसा है और वही आएंगे, उन्हीं को हम लाएंगे। लेकिन युवा मतदाता जो 20 से 30 उम्र के साल के बीच के हैं, उनका ये कहना था, वो युवा है तो नई
वादों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नए बातों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्या कौन क्या दे रहा है उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। तो युवा मतदाता उस ओर ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी है कि ये बात भी सही है कि वीडियोस वायरल हुए हैं नीतीश कुमार के कई ऐसे जिनमें जनता को सवाल करना पड़ा है, चाहे वो कुछ बोलने के वीडियो वायरल हुए हों, चाहे कुछ ऐसी एक्टिविटी करने के वीडियो वायरल हुए हों जिसने सवाल पैदा किए हैं। तो अब एक इंसान के अंदर होता है कि भैया भरोसा है, कुछ भी कर लो, भरोसा अटूट है। और एक इंसान है कि भाई अब बहुत हो गया काम, इतने साल कर लिया, बहुत हो गया, अब किसी दूसरे को मौका दो। बिल्कुल। तो दोनों ही वर्गों की अपनी अपनी सोच है प्रिया, और ये सोच कौन सी सोच किस सोच पर हावी पड़ती है ये कल के नतीजे बताएंगे। क्योंकि कौन सी वर्ग का जो मतदाता है वो कितनी निर्णायक भूमिका निभा चुका है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, और ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ता है ये तो देखने वाला है। लेकिन हाँ, ये भी है कि अगर नीतीश सीएम नहीं बनते हैं, महागठबंधन के तेजस्वी सीएम बनते हैं, तो जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे, तो ये भी पता चलेगा कि अगर जीतते हैं तो कितना काम कर पाते हैं। और हमारा युवा मतदाता तो है ही बहुत तेज तर्रार, बिल्कुल मिनटों में ट्रोल करेगा, मिनटों में सरकार गिराने का दम रखता है। बिल्कुल, ये तो कल पता चलेगा कि कौन किस पे हावी है। लेकिन ज्योति, जिस तरीके से नीतीश कुमार की बात हो रही है, जैसे केंद्र में अब प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग छवि बन चुकी है, लोग अब बीजेपी को उनसे अलग नहीं देख पाते। या तो बीजेपी को जोड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, या फिर सीएम योगी से यूपी के। अगर उनके बाद अगर कोई नया चेहरा लोगों देखना चाहते हैं लोग बड़े लेवल पर, तो सीएम योगी का नाम आता है। तो क्या लगता है बिहार में नीतीश कुमार का भी यही वर्चस्व है? क्या बिहार की जनता अगर एनडीए सरकार जीतती है और कहीं अगर ऐसा अप्रत्याशित जो है बीजेपी निर्णय लेती आई है, कई जगह आपने ऐसा देखा होगा, राजस्थान के चुनाव हुए, ऐसा सीएम फेस आया जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। मध्य प्रदेश जैसे चुनाव में जहां माना जा रहा था कि इलेक्शन बीजेपी जीतेगी तो शिवराज सिंह चौहान ही सीएम बनेंगे, कोई और चेहरा जनता ने सोचा ही नहीं था। उनकी लाडली बहन योजना, पूरा जो मध्य प्रदेश था, उसकी जो महिला उनको भाई मानती थी, बेटियां अपने मामा जो है बीजेपी उतार सकती है। तो क्या लगता है आपको, अगर कुछ ऐसा अप्रत्याशित एनडीए सरकार सोचती है कुछ नया नेतृत्व लाना, कुछ युवा नेतृत्व लाना, तो क्या लगता है आपको जनता ये चीज जो है नीतीश कुमार को ही देखना चाहती? वर्चस्व की बात करी जाए प्रिया, नीतीश की बात कर लें तो मुझे लगता है वो किसी भी पार्टी रहे, किसी भी पार्टी के साथ रहे, सीएम वही रहेंगे। क्योंकि ये सोच पाना ही असंभव है कि किसी पार्टी में नीतीश हो, वो पार्टी जीत जाए और सीएम पे नीतीश ना हो के कोई और। तो इसकी संभावनाएं तो बहुत ही कम है। कुछ चमत्कार हो जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि संभावनाएं बहुत कम है। तो ये तो अब निर्भर करता है कि बीजेपी ने अगर नीतीश को पे भरोसा जताया है और नीतीश कुमार के फेस पे चुनाव लड़ा है तो वो क्या करती है। क्योंकि एक प्रिया हम कहते हैं कि हाँ बहुत समय हमने काम किया, दूसरे को भी मौका दिया जाए, और बीजेपी ये करती आ रही है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि वो हर चेहरे को मौका देती है। वो चेहरा बहुत लोकप्रिय हो, बहुत फेमस हो या ना हो, काम के बदौलत, काम को देखते हुए सीएम फेस बनाती है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो भारतीय जनता पार्टी काम तो ऐसा करती है कि आज कोई ये ना बोले कि भाई मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन हाँ ये है कि अगर बिहार में चुनाव जीत गए और बिहार में सत्ता पर काबिज होना है बीजेपी को, तो नीतीश को छोड़े बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है प्रिया की, मतलब नीतीश को छोड़ दे और बिहार में कोई नया सीएम फेस ले आए, तो मुझे लगता है शायद वहाँ का एक जो बहुत पुराने मतदाता हैं वो शायद एक्सेप्ट भी ना करें। काफी संख्या में, काफी प्रतिशत में मुझे लगता है ऐसे मतदाता होंगे जो इस फैसले को शायद एक्सेप्ट ना करें। बिल्कुल, नीतीश इस बात को एक्सेप्ट कर ले, ये तो बात हजम ही नहीं होती।
अब जाते जाते एक जो है आखिरी सवाल भी मैं करूंगी ज्योति, जिस तरीके का पूरा ये चुनाव संपन्न होता है, कई इसमें जो है बवाल भी मचते हैं, कई आरोप भी लगाए जाते हैं। अब जो कल नतीजे आने हैं तो सबसे बड़ी जो नजर है वो पूरी जनता की हो, प्रशासन की हो, पार्टियों की हो, वो उस स्ट्रॉन्ग रूम में जो है कैद है जहां ईवीएम रखी हुई है। और अभी अभी जो है 2 जगहों से ऐसी खबर आई है जो कई सवाल उठा सकती है। मुजफ्फरपुर में जो है स्ट्रॉन्ग रूम के कैमरे बंद मिले हैं, जिसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं सासाराम में एक ट्रक जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास जो है नजर आया। तो ये 2 जगह से खबरें सामने आई जहां हड़कंप मच चुका होगा। आप सोच सकती हैं जहां ईवीएम रखे हो वहां एक ट्रक का खड़ा होना और साथ ही साथ जहां ईवीएम रखी हो वहां कैमरे का बंद होना। तो क्या लगता है इस तरीके की खबरें का देखने को मिलेंगी और प्रशासन की कैसी निगरानी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग रूम में? क्योंकि देखिए जो जनता का फैसला है, जो सटीक फैसला है, वो स्ट्रॉन्ग रूम में इस वक्त कैद है और अगर वहां किसी भी तरीके की छिड़कानी की जाती है तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह बनेगा और ये विपक्ष को लेकर जो है एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, सवाल विपक्ष को मिल जाएगा उठाने के लिए। बिल्कुल प्रिया, इन खबरों के बाद कल बवाल कौन सी पार्टी करेगी ये कल के नतीजे बता देंगे। अगर विपक्ष जीतता है तो बीजेपी एनडीए ये कहेगी कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई, और एनडीए जीतती है तो विपक्ष तो बोलेगा ही अरे कल की खबरें आ रही थी, कुछ घोटाला जरूर हुआ है। तो ये खबरें कल के नतीजों पर डिपेंड करती हैं कि बवाल करने कौन वाला है। ये तो निश्चित तौर पर है कि अगर विपक्ष हारता है तो वो चिल्लाएगा जरूर, बोलेगा जरूर, पुरानी आदत है। और अगर जीत जाएगा तब नहीं बोलेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव में सपा ने यूपी में बहुत अच्छी सीटें हासिल की, तब क्यों नहीं बोला अखिलेश ने कि गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी से जीत गए, तब क्यों नहीं बोला? तो ये तो सामंजस्य बनाने वाला है कि जब कह दिया है कि सब कुछ निष्पक्ष है और जब खुद जीत जाओ तो चुप्पी साध लो और हार जाओ तो चिल्लाने लगो, तो ये तो कहीं ना कहीं फिजूल की और बेबुनियादी बातें हैं। क्योंकि जब जिस बात का किसी बात का आधार नहीं, सबूत नहीं, बुनियाद नहीं, तो उस पर चिल्लाना केवल जनता भी जानती है कि ये सब फालतू है। हार गए तो चिल्ला रहे हैं, गुस्सा है, मन उदासी है, तो बस कहाँ निकालें, तो कहीं ना कहीं तो निकाल रहे हैं। बिल्कुल, तो हमारा मुद्दा शुरू हुआ था नोटा से और इस तरीके के कई बड़े सवाल जो है वो अभी भी गूंज रहे हैं। कई बड़े सवाल है जो जिनके जवाब जो है सटीक तरीके से हमें कल मिलेंगे, क्योंकि कल जनता फैसला सुनाएगी। मतदाता अपना फैसला ले चुके हैं, ईवीएम में कैद है और कल जैसे जैसे मतपेटियां खुलना शुरू होंगी, जैसे जैसे नतीजे आने शुरू होंगे, सब कुछ खुलासा हो जाएगा कि एग्जिट पोल्स कितना सच बोल रहे हैं या तेजस्वी के दावों में कितनी सच्चाई है। कई सारी सच्चाइयां कल जो हैं वो सामने आएंगी, इसलिए कल का इंतजार करना होगा जहां ये तय हो जाएगा कि अब की बार बिहार में क्या बा और बिहार की सत्ता पर कौन करेगा राज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।